बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट वीडियोस में हमने ये डीसी पावर सप्लाई का सर्किट पढ़ा था, फिर फ़िल्टर हमने देखा और फिर हमने देखा कि किस तरह से ये काम करता है। तो अब हम देखेंगे कि हम कंपोनेंट्स कैसे चूज़ करेंगे, किस तरह से हम बाज़ार में कौन सा ट्रांसफार्मर लेके आएंगे, कौन सा डायोड कैसे चूज़ करेंगे, कैपेसिटर कितनी वैल्यू का होना चाहिए और इनकी जो है मैक्सिमम रेटिंग कितनी होनी चाहिए, जो कि हमारा सर्किट जो है वो काफ़ी लंबे अरसे तक चलता रहे। रेगुलेटर कैसे चूज़ करें, तो ये सारा कुछ हम इस वीडियो में जो है पढ़ने वाले हैं और इसकी कैलकुलेशन जितनी भी है वो हम फाइंड करने वाले हैं इस वीडियो में इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर कैसे हम चूज़ करेंगे कि कौन सा ट्रांसफार्मर आपने लेना है अपनी पावर सप्लाई के लिए। तो पावर सप्लाई बनाने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो ये कि लोड जो आपने चलाना है उस पावर सप्लाई से, वो जो लोड है वो आपका कितना है, मतलब उसको कितने वोल्टेजेस रिक्वायर है और कितना करंट उसको रिक्वायर है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं मान रहा हूँ कि जो मेरे पास लोड है वो 12 वोल्टेजेस उसको रिक्वायर है और 1 एम्पेयर करंट उसको रिक्वायर है। तो इस तरह से उसकी पावर जो है वो होगी 12 वाट। तो वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई करें तो वो वाट आ जाते हैं कि इतनी पावर उसको रिक्वायर है। तो 12 वाट का जो मेरे पास लोड है और उसके उसके जो वोल्टेज रिक्वायर है वो 12 वोल्ट है और उसका जो करंट उसको रिक्वायर है वो 1 एम्पेयर है। तो आपने ट्रांसफार्मर किस तरह से परचेज करना है, ट्रांसफार्मर के वोल्टेजेस जितने आपके आउटपुट वोल्टेजेस आपको चाहिए उतने वोल्टेजेस का ही आपको ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा, मतलब आउटपुट पे आपको 12 वोल्टेजेस मिलें। तो घर में आपके पास सप्लाई आ रही होती है 220 वोल्टेजेस, तो आपको ट्रांसफार्मर एक लेना पड़ेगा जो कि 220 से 12 वोल्ट को कन्वर्ट करके दे। मतलब आप बाज़ार में जाके सिंपल बोलेंगे 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर चाहिए मुझे, तो वो आपको वो दे देंगे। और साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो कितने अम्पेयर का ट्रांसफार्मर है। अगर आपको अपने लोड पे 1 एम्पेयर चलाना है, 1 एम्पेयर लोड जो है वो उसको 1 एम्पेयर चाहिए, तो इसका दुगना आपको ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा, मतलब आपको 2 एम्पेयर करंट का ट्रांसफार्मर चाहिए। तो ट्रांसफार्मर के लिए आपको ये स्पेसिफिकेशन जाके बतानी पड़ेगी कि 12 वोल्ट और 2 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर आपको चाहिए, फिर आप उसका ट्रांसफार्मर वो आपको बाज़ार से मिल जाएगा। तो ये था हमारे पास ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के बाद आता है डायोड, और ये मेरे पास बेसिकली एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर, 12 वोल्ट और 2 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर ये मेरे पास पड़ा हुआ है और इसको इससे हम बनाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी जो पावर सप्लाई। अब आगे हम चूज़ करेंगे डायोड, किस तरह से हम देखते हैं कि डायोड कैसे चूज़ करेंगे, कौन सी उसकी पीक इनवर्स रेटिंग क्या होनी चाहिए डायोड की, और जो है उसमें से करंट कितना फ्लो करे। ये दो चीज़ें आपको डायोड लेते हुए ये दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि उसमें से मैक्सिमम जो करंट फ्लो करने वाला है क्या वो ईजिली फ्लो करेगा, कहीं वो डायोड उड़ तो नहीं जाएगा, ख़राब तो नहीं हो जाएगा, जल तो नहीं जाएगा। और दूसरा पीक इनवर्स रेटिंग जो है उसकी वो कितनी है, जो रिवर्स बायस उस सर्किट के अंदर जितना डायोड ने होना है उससे ज़्यादा है उसकी रेटिंग या कम है। तो पीक इनवर्स जो हमें हमने ब्रिज वेव रेक्टिफायर के लिए हम चूँकि ये सारी चीज़ें ले रहे हैं, ये पावर सप्लाई हम ब्रिज रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर से बना रहे हैं। तो उसमें जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी वो पीक इनवर्स जो डायोड पे वोल्टेज लगती है उसकी इक्वेशन ये हमने पढ़ी थी, वी पी आउट प्लस 0.7। तो आउटपुट पे हमें पता है कि 12 वोल्टेजेस हमारे पास आने वाले हैं, तो आउटपुट पे 12 प्लस 0.7 तो मेरे पास आ गया 12.7 वोल्टेज। तो पीक इनवर्स वोल्टेज जो डायोड के होंगे हमारे सर्किट में वो होंगे 12.7 वोल्टेजेस। और मैंने आपको बताया था कि जो पीक इनवर्स वोल्टेजेस हैं उससे 20% ज़्यादा रेटिंग का डायोड हम हमेशा यूज़ करते हैं। तो 12.7 वोल्टेज का अगर आप 20% निकालें तो वो 2.5 निकलेगा, और वो 12 में ऐड कर दें तो तकरीबन ये 15.24 वोल्टेजेस जो हैं, इतनी वोल्टेजेस रेटिंग का आपको डायोड लेना पड़ेगा। मतलब ऐसा डायोड चूज़ करना पड़ेगा जिसकी पीक इनवर्स रेटिंग जो है वो 15.24 वोल्टेज से ज़्यादा हो, ठीक है, इससे कम ना हो। इससे कम होगा तो वो डायोड आप यूज़ नहीं कर सकते। तो पीक इनवर्स जो वोल्टेज जो होने चाहिए डायोड जो आप परचेज़ करेंगे वो आप कह लेंगे 15.5 वोल्ट, इतने वोल्टेज या 16 वोल्ट का जो डायोड है आपको वो परचेज़ करना पड़ेगा पीक इनवर्स वोल्टेज जिसके 15.5 वोल्टेज से ज़्यादा हों। वो ज़्यादा होंगे तो वो जो है वोल्टेज को झेल लेगा आसानी से, जितना भी उसके ऊपर रिवर्स वोल्टेजेस लगेंगे वो आसानी से झेल लेगा। अगर इससे कम होंगे तो वो फिर क्या होगा, डायोड जल जाएगा। जब वो उसके ऊपर रिवर्स बायस कंडीशन में जब उसके वोल्टेजेस लगेंगे तो वो ब्रेक डाउन रीजन में चला जाएगा और बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करना शुरू कर देगा उसमें से। और फिर मैक्सिमम करंट कितना फ्लो करना चाहिए, जितना हमने ट्रांसफार्मर देखा उतना ही जो है उसमें से भी करंट फ्लो करना चाहिए मैक्सिमम।
जो करंट फ्लो है उसकी रेटिंग 2 एम्पेयर से ज़्यादा की होनी चाहिए। इससे कम का डायोड हम यूज़ नहीं करेंगे। तो डायोड मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे डायोड हैं मेरे पास। ये कुछ डायोड हैं और फिर ये भी डायोड हैं। इनकी जो रेटिंग है वो डिफरेंट है, डिफरेंट किस्म के ये डायोड्स हैं। तो ये किस तरह से पता चलता है कि किस डायोड की जो पीक इन्वर्स रेटिंग क्या है और उसमें से मैक्सिमम करंट कितना फ्लो करता है, वो आपको क्या करना पड़ेगा, इन डायोड्स की डाटा शीट देखनी पड़ेगी। और ये डायोड अगर मैं आपको इसका दिखाऊं तो इस डायोड के ऊपर आपको एक सिल्वर कलर की पट्टी नज़र आ रही होगी। इस तरफ एक सिल्वर कलर की पट्टी है और दूसरी तरफ से ब्लैक है। तो ये जो सिल्वर पट्टी है ये आपको ये बता रही है कि ये इसका कैथोड है, और जो दूसरी वाली साइड है वो एनोड है इसकी। तो इस तरह से डायोड का कैथोड और एनोड आप देख सकते हैं कि जो सिल्वर कलर की पट्टी जिस तरफ होगी वो इसका कैथोड होगा, वो उसका एन टाइप मटेरियल होगा उस साइड पे, और दूसरी साइड पे इसका पी टाइप मटेरियल होगा। और ये जो मेरे पास डायोड है इसके ऊपर लिखा हुआ है 10 एम्पेयर। तो मेरे पास ये 2 एम्पेयर तक का मुझे चाहिए। तो ये जो डायोड है ये 10 एम्पेयर तक जो करंट इसमें से फ्लो कर सकता है। और इसकी जो रिवर्स जो पीक इन्वर्स रेटिंग है ये बहुत ज़्यादा होती है, ये तकरीबन 100 वोल्टेजेस के करीब इनकी है। इसकी तकरीबन 50 है, इसकी तकरीबन 100 वोल्टेजेस के करीब है। तो पीक इन्वर्स वोल्टेज जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा है हमारी पावर सप्लाई के लिए, तो उससे कोई इतना ज़्यादा हमें मसला होने वाला नहीं है। और इसका जो मेरे पास इस डायोड की जो फॉरवर्ड बायस मैक्सिमम करंट है वो इसके 5 एम्पेयर है। तो ये भी आसानी से चल जाएगा। और इसके लिए इनके ऊपर लिखा होता है यहाँ पे। और इसके लिए जो मेरे पास है ये 3 एम्पेयर का ये मेरे पास डायोड है। तो ये इनमें से कोई भी डायोड मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। और जो है अच्छा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा डायोड यूज़ कर लें ताकि एक अच्छी पावर सप्लाई बने और ज़्यादा टाइम जो है वो चलती रहे। तो ये मैं आगे यूज़ करके तो इससे पावर सप्लाई बनाऊँगा इंशाल्लाह। तो ये डायोड्स हो गए। और इसके बाद आगे देखते हैं कैपेसिटर। डायोड हमने देख लिया कि डायोड कैसे चूज़ करते हैं। तो डायोड भी ये मैं डिस्क्रिप्शन में जो है डायोड के कुछ डाटा शीट के लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से उसको देख के तो डायोड भी परचेज़ कर सकते हैं। फिर कैपेसिटर जो है हम आगे फ़िल्टर के लिए जो हमने कैपेसिटर लेना है लगाना है वो देखते हैं वो कितनी वैल्यू का होना चाहिए। तो कैपेसिटर के लिए एक तो आपको देखना पड़ेगा कि कैपेसिटर कितने वोल्टेजेस का कैपेसिटर आप लगा रहे हैं, और दूसरा उसकी कैपेसिटेंस कितनी है। ये दो चीज़ें आपको जो है देखनी पड़ेंगी। आप कोई भी कैपेसिटर लेंगे ना तो कैपेसिटर के ऊपर आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी। एक आपको नज़र आएगा उसका, अगर मैं यहाँ पे आपको शो करूँ तो ये कैपेसिटेंस आपको नज़र आ रही है इसकी 1000 माइक्रोफैरेड है, और इसके साथ 16 वोल्टेजेस भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो 16 वोल्ट और 1000 माइक्रोफैरेड। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वोल्टेजेस कितने रिक्वायर हैं आपको, और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको उसकी कैपेसिटेंस कितनी रिक्वायर है। तो वोल्टेजेस जितने आउटपुट पे आपको वोल्टेजेस हैं जो आउटपुट पे आप चलाना चाह रहे हैं उससे 20 टाइम्स ज़्यादा आपके पास जो वोल्टेज का कैपेसिटर आप यूज़ करेंगे। मतलब अगर आपको 12 वोल्टेजेस रिक्वायर हैं तो 12 में इसका 20% ऐड कर दें, 2.5 ऐड कर दें, तो आपके पास वो तकरीबन 15 वोल्टेजेस अप्रॉक्सीमेटली आप 15 वोल्टेजेस का कैपेसिटर आपको लेना पड़ेगा। बेसिकली इसके ऊपर जो वोल्टेजेस लिखे होते हैं वो ये बता रहे होते हैं कि इतने तक वोल्टेजेस ये बेयर कर सकता है, इतने तक वोल्टेजेस ये झेल सकता है। अगर इससे ज़्यादा वोल्टेजेस होंगे तो ये कैपेसिटर जल जाएगा। ठीक है, तो हमें 15 वोल्टेजेस, तो मैंने ये 16 वोल्ट का कैपेसिटर जो है ये ले लिया। तो ये 16 वोल्टेज का कैपेसिटर काफ़ी होगा हमारे पावर सप्लाई के लिए। तो इसको मैंने रख लिया 16 वोल्ट। आप देखते हैं कैपेसिटेंस कितनी होनी चाहिए। तो कैपेसिटेंस के लिए मैंने आपको बताया था कि इसका जो टाइम कांस्टेंट है वो ज़्यादा होना चाहिए इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से। तो हमारे पास जो इनपुट सिग्नल था जो फुल वेव रेक्टिफायर से जो इनपुट सिग्नल आ रहा होता है हमारे पास, ये हम घर में जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही होती है वो 50 हर्ट्ज़ होती है। लेकिन जब इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी 100 हो जाती है। तो इसकी एक साइकिल यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, लेकिन इसका एक साइकिल इतना हो गया। इस इनपुट सिग्नल से डबल इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसकी अगर 50 है तो इसकी 100 होगी। तो इसकी वैल्यूज़ अगर हम पुट करें यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी इन की जगह पे मैं रखूँगा 100, और RL जो लोड रजिस्टर है आपका, लोड पे आप कितना जो लोड लगाने वाले हैं उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी वो भी यहाँ पे आपको पुट करनी पड़ेगी। तो ये कैसे पता चलेगा आपको कि जो आपने लोड लगाना है उसकी रेजिस्टेंस कितनी है। तो बेसिकली अभी जो आपने स्टार्ट में देखा था कि लोड आपका जो है वो 12 वोल्ट और 1 एम्पेयर का लोड है आपके पास। तो इसके ऊपर अगर आप ओहम्स लॉ लगाएं तो वो V इक्वल्स टू IR। तो V की वैल्यू आप पुट कर दें 12, I की वैल्यू आप पुट कर दें 1,
तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी 12। तो आपके पास जो लोड रहने वाला है वो 12 ओहम का रहने वाला है। तो 12 वो यहाँ पे पुट कर दें और 100 यहाँ पे पुट कर दें, और फिर आर जो 12 है वो यहाँ से इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और फिर आपके पास सी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 1 डिवाइडेड बाई 1200। और 1/1200 अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो 8.3 इंटू 10⁻⁻⁴ फैरड। तो इतनी जो है वैल्यू से ज़्यादा कैपेसिटेंस का कैपेसिटर आपको चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इस वैल्यू से ज़्यादा का कैपेसिटर आप चूज़ करेंगे। तो ये तकरीबन है मैं जो चूज़ कर रहा हूँ वो 1000 माइक्रो फैरड का कैपेसिटर है मेरे पास, और 1000 माइक्रो फैरड तकरीबन होता है 10⁻³ फैरड के बराबर। तो ये तकरीबन इस ऊपर वाली वैल्यू से काफ़ी बड़ी वैल्यू है। तो ये हम जो 1000 माइक्रो फैरड का कैपेसिटर मैं यूज़ कर सकता हूँ इसके लिए। तो 1000 माइक्रोफैरड। तो ये इस तरह से हम कैपेसिटर चूज़ करते हैं, और इस तरह से हम जो है डायोड चूज़ करते हैं, और इस तरह से ट्रांसफार्मर चूज़ करते हैं। तो अभी तक ये मेरे पास कैपेसिटर भी आ गया, तो ट्रांसफार्मर भी मैंने देख लिया, डायोड भी मैंने देख लिया, और कैपेसिटर भी मैंने देख लिया। अब देखते हैं कि रेगुलेटर किस तरह से आप परचेज़ करेंगे, रेगुलेटर किस तरह से आप चूज़ करेंगे। तो रेगुलेटर के लिए सिंपल एक जो रेगुलेटर है वो अभी यहाँ पे, चूंकि अभी तक मैंने आपको रेगुलेटर पढ़ाया नहीं है, तो सिंपल मैं आपको जो एक रेकमेंड करूँगा रेगुलेटर, वो एक है रेगुलेटर, उसका नाम है LM7812। ये एक रेगुलेटर है जो कि 12 वोल्टेजेस का रेगुलेटर है। इसको अगर आप जो है आउटपुट में लगाएंगे तो वो एक अच्छे तरीके से काम करेगा। 12 वोल्ट का रेगुलेटर है, जितने भी इनपुट से इसको 12 वोल्ट मिलेंगे वो इसको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में जो है स्ट्रेट लाइन टाइप की आपको आउटपुट बना के देगा। रिपल्स जो हैं वो सारी ख़त्म कर देगा। अगर आपको कम वैल्यू का चाहिए, 6 वोल्टेजेस की अगर आप पावर सप्लाई बना रहे हैं, तो LM7806, तो ये बेसिकली ना एक सीरीज़ है LM780X या XX आप लगा लें। अगर आपको 12 से कम चाहिए, 10 वोल्टेज से कम चाहिए, तो यहाँ पे X की जगह पे आप लगाते जाएँ 3, 4, 5, 6, और वो आप परचेज़ कर सकते हैं। मतलब 7806 जो है वो होगा 6 वोल्टेजेस का रेगुलेटर। अगर 7 यहाँ पे लगा दे तो 7 वोल्ट का रेगुलेटर, 8 लगा दे तो 8 वोल्ट का रेगुलेटर। तो अगर आप यहाँ पे 18 वोल्टेजेस का चाहिए आपको, तो और फिर यहाँ पे आपको ये 78 तो ये वाला रेगुलेटर आपको चूज़ करना पड़ेगा। और अगर LM7812 ना मिले तो सिर्फ L7812 भी आप परचेज़ कर सकते हैं, वो सेम काम करेगा। तो ये रेगुलेटर हम यूज़ करने वाले हैं। ये मेरे पास रेगुलेटर है 7812 12 वोल्टेजेस का रेगुलेटर। इसके बाद जो सेकंड कैपेसिटर हम यूज़ करते थे, एक हमने यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगाए होते थे आउटपुट में, एक ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर। तो ये जो सेकंड कैपेसिटर है ये बस इसीलिए होता है कि अगर रेगुलेटर से भी कोई थोड़ी बहुत रिपल्स रह जाएँ तो वो ये कैपेसिटर पूरी कर दे, ये जो है उसकी कमी को पूरा कर दे। तो ये कैपेसिटर जो है, जो यहाँ पे कैपेसिटर है, उससे हाफ जो है वैल्यू की कैपेसिटेंस का कैपेसिटर होता है। वोल्टेजेस ऑब्वियसली उतने ही होंगे, क्योंकि इसको भी उतने वोल्टेजेस ही बेयर करने पड़ेंगे जितने ये कर रहा है। तो लेकिन इसके लिए जो है इसकी कैपेसिटेंस जो है ये इस कैपेसिटर से हाफ कैपेसिटेंस का जो है हम चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो आ जाएगा ये यहाँ पे जो सेकंड कैपेसिटर है वो भी हम 16 वोल्टेजेस का ही लगाएंगे, और वो 1000 माइक्रोफैरड का था तो इसको हम कर देंगे आप कह लेंगे 500 माइक्रोफैरड। इतना जो है ये हम इस तरह से ये कंपोनेंट आपको रिक्वायर होंगे। और इसकी प्राइस भी अगर आप देख ले तो तकरीबन 100-150 के दरमियान में ट्रांसफार्मर आपको मिल जाएगा। डायोड बहुत जो है सस्ते होते हैं, वो तकरीबन 5-6 रुपये में आपको या 10 रुपये में आपको 4 डायोड मिल जाएंगे। और कैपेसिटर भी तकरीबन 10-12 रुपये का कैपेसिटर आपको मिल जाएगा। और रेगुलेटर जो है ये थोड़ा सा महंगा होगा, शायद ये 70-80 रुपीज़ में आपको ये रेगुलेटर मिलेगा। और अप्रोक्सीमेटली आपको ये 200-250 के दरमियान में ये सब सामान जो है वो मिल जाएगा। और फिर आपको एक ब्रेड बोर्ड लेना पड़ेगा जिसके ऊपर आप ये सब चीज़ें लगा के बना सकें, या फिर आप एक ज़ीरो बोर्ड भी परचेज़ कर सकते हैं। ज़ीरो बोर्ड आपको 20 से 25 रुपये में मिल जाएगा, जबकि ये ब्रेड बोर्ड आपको 100 रुपीज़ का मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें फिर आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, और फिर आप इसको बना के तो जो यहाँ पे जो हमारे पास सर्किट डायग्राम है, इससे आप यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे कनेक्ट हुई हुई हैं सारी चीज़ें, इस तरह से कनेक्ट करके तो आप अपनी पावर सप्लाई बना सकते हैं, और वो
बिल्कुल एक अच्छी पावर सप्लाई होगी, जैसे आप बाज़ार से पावर सप्लाई ख़रीदते हैं उस तरह से ही आपको वो पावर सप्लाई बनेगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं पावर सप्लाई बनाऊंगा। आप देखते रहिएगा वीडियोस जो है यहाँ पे इस प्लेलिस्ट में देखते रहिएगा। मैं हो सकता है आगे कुछ वीडियोस नई डाल दूँ और पावर सप्लाई जो है कुछ दिन बाद बना के वो वीडियो अपलोड करूँ। तो उसके लिए भी आप जो है इस प्लेलिस्ट में बार बार देखते रहिए, आपको उसको फिर इंशाल्लाह जैसे ही मैं अपलोड करूँगा आपको वो मिल जाएगी। और अच्छा है कि आप सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, तो जैसे ही मैं फिर वीडियो वो अपलोड करूँ तो आप उसको वो देख लें। तो इंशाल्लाह फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जो है स्टार्ट करेंगे डायोड लिमिटर या डायोड क्लिपर। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा पहले पावर सप्लाई बनाएं और फिर ये स्टार्ट करें।